रोहित हेयर। आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे कल प्रेजेंट हुआ है। तो हम लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए, आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसलिए किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है? पहले कि आप जो मेंस अपना आंसर लिखेंगे, तो आप जो भी चीज़ लिखेंगे तो आपको अपने तर्क को सब्सटेंशिएट करना होगा। तो ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमिक सर्वे चूंकि गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, तो इसके थ्रू जो चीज आप सब्सटेंशिएट करेंगे उसका वेट बहुत रहेगा। तो आप जो आंसर में लिखेंगे उस आंसर को गरिमा देगा, उसका वैल्यू एडिशन करता है। तो मेंस के लिए तो बिना इकोनॉमिक सर्वे के पढ़े जाना मूर्खता होगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी टॉपिक है उसका एक और वीडियो लेके आए, वो इलेबोरेट वीडियो रहेगा, बहुत विस्तृत रहेगा। जितने चैप्टर्स हैं सब चैप्टर वाइज रहेगा, वो लेटर पार्ट में आएगा, अभी नहीं आएगा। पर इकोनॉमिक सर्वे जो है हमारे प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ही जरूरी है। फर्क नहीं पड़ता है कि आप सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स लिख रहे हैं या स्टेट पीसीएस का, आपको एक या दो क्वेश्चन नेशनल वाला आता है इकोनॉमिक सर्वे से, और 2-3 क्वेश्चन आपको स्टेट के इकोनॉमिक सर्वे से आता है। तो आपको दोनों प्रिपेयर करना बहुत ही जरूरी है। पहले आपको बताते चले कि इकोनॉमिक सर्वे है क्या। अगर आप देखें तो इट इज अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विच इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर 1 डे बिफोर द बजट। आज बजट प्रोड्यूस हो रहा है तो कल इकोनॉमिक सर्वे आ गया है। क्यों इकोनॉमिक सर्वे जरूरी है? क्योंकि इट कंटेन्स द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द हिट एंड द मिसेज ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें जो डेटा होता है वो 1 साल पुराना होता है, ठीक है। तो आप यूजुअली जो डेटा देखेंगे, आप ये देखेंगे कि पिछले साल का रहेगा, जैसे अप्रैल से दिसंबर कहेगा, या मतलब जो पिछले साल का है, क्योंकि वही तो डेटा अवेलेबल है। अभी तो हम लोग 20-22 में हैं, तो अभी तो डेटा अवेलेबल है ही नहीं, तो पिछले साल का डेटा रहेगा। और कुछ चीज़ों का उस पुराने डेटा के थ्रू इकोनॉमिक सर्वे फोरकास्ट करेगा। फोरकास्ट किस चीज़ के लिए करेगा? इस साल के लिए करेगा कि अभी क्या होगा, या 2023 में क्या होगा। ये कुछ चीज़ों को फोरकास्ट करेगा, लेकिन बाकी जितने भी इसके आर्गुमेंट्स रहेंगे वो पिछले साल, मतलब एक साल 2022 का है तो इकोनॉमिक सर्वे तो 2021 के डेटा रहेंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ों पे अगर डेटा नहीं रहेगा तो आप देखेंगे कि 2019 का भी डेटा उठाकर कर देगा, 2020 का डेटा, पर जो भी है ना पिछले साल का डेटा रहेगा और वहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन रहेगा। तो ये चीज़ से आप तैयार रहिए, कुछ चीज़ों के लिए फोरकास्ट करेगा अगले साल के लिए और इस साल के लिए। तो इट कंटेन्स द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द हिट एंड द मिसेस, कि हमने क्या चीज़ मिस किया है और किन टारगेट्स को हमने अचीव किया है। तो ये हमारे पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पॉलिसी का एनालिसिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इट सर्व्स एज अ मार्कर फॉर द फ्यूचर पॉलिसी मूव्स। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़े। इकोनॉमिक सर्वे को हम लोग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से करेंगे। हम लोग इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, हम लोग को एग्जाम में प्रश्न आते हैं, उस प्रश्न को हमें हिट करना है। तो इस इकोनॉमिक सर्वे को एक अर्थशास्त्री के रूप में आपको नहीं पढ़ना है। आपको वो डेटा चाहिए, वो फैक्ट और फिगर चाहिए जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसी को हम लोग कवर करेंगे। अर्थशास्त्री के रूप में मत देखिएगा, आप भी ना, मैं भी देखूंगा। द रिकमेंडेशन ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ये हमने पहले भी बता रखा है। जो डॉक्टर वी नागेश्वरन सर वाला जो वीडियो है जिसमें उनकी नियुक्ति हुई थी, उसमें हमने बता रखा था कि इकोनॉमिक सर्वे जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और उनके ऑफिस के द्वारा बनता है। क्योंकि यह पद ही कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, स्टैच्यूटरी नहीं है, जो इसका फिट नेगेटिव पॉइंट्स में आता है। इसके जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर और उनके विभाग पर निर्भर करता है कि उसके सलाह को माने या कूड़ेदान में फेंक दे। It is prepared by the chief economic advisor who hits the economic division of the finance ministry, and let me tell you, इनका जो रैंक होता है वो सेक्रेटरी ऑफिसर के रैंक के बराबर होता है। लेकिन अभी वाला जो इकोनॉमिक सर्वे है वो संजीव सन्याल ने प्रिपेयर किया है। ही इज द प्रिंसिपल एडवाइजर, ही इज अ प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्यों ऐसा हुआ? जबकि डॉक्टर वी नागेश्वरन जो हैं ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, पर इनकी नियुक्ति अगर आप देखेंगे तो 2 या 3 दिन पहले हुई है डॉक्टर वी नागेश्वरन की। तो ये पद खाली था। सुब्रमण्यम सर का जो टर्म है वो खत्म हो चुका था 3 साल का, उसके बाद से ये पद खाली था। नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की खोज हो रही थी, तो उसके दरमियान इकोनॉमिक सर्वे लाना था। जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के हैं संजीव सन्याल जी, उन्होंने इसको प्रिपेयर किया है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। अब यह प्रश्न उठता है कि वाई इज इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड 1 डे बिफोर द बजट? बिकॉज
इट प्रोवाइड्स, आज बजट प्रोड्यूस हुआ है तो इट प्रोवाइड्स कंटेक्स्ट टू द बजट। अब वो कैसे कंटेक्स्ट देगा, अब तो बजट पे हम लोग कल वीडियो लाएंगे तो आपको बताएंगे कि आपको पहले बता रहे कि हिट और मिसेज को बताता है, पर एक कंटेक्स्ट बताएगा कि बजट, पिछले बजट में आपने जो टारगेट किया था उसको आपने अचीव किया कि नहीं, आपने जो पॉलिसी बताया था उसको आपने अचीव किया कि नहीं, या केवल आप लंबी लंबी बात कर रहे हैं, केवल पॉलिसी बना रहे हैं, नए नए स्कीम्स ला रहे हैं और उस टारगेट को मिस करते हैं। तो जनता और जो भी इकोनॉमिस्ट हैं उनको पता चलेगा कि जो सरकार वादा करती है, जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है वो पूरा कर पा रही है कि नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ का जितना टारगेट बोलती है उसको फॉलो कर रही है कि नहीं, जो रेवेन्यू डेफिसिट कही थी कि मैं इतना टारगेट कर रहा हूं और उतना हुआ कि नहीं, तो वो सारा चीज़ जो डिटेल एनालिसिस है वो इकोनॉमिक सर्वे में हमको पता चलता है। तो जो सरकार फिर जो इस साल वादा करेगी बजट में, तो हमको पता होगा कि ये केवल खोखला वादा रहेगा, क्योंकि पिछले साल के वादा का एनालिसिस इकोनॉमिक सर्वे कर रहा है, तो हमें लगेगा कि नहीं भाई ये तो अपने वादा को फॉलो कर रहा है, तो इस साल जो वादा सरकार करेगी उसको भी ये फॉलो करेगी, तो इट विल गिव अ कंटेक्स्ट टू द बजट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें तो 1964 तक, 1964 तक बजट जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे साथ आता था, एक ही साथ आता था, पर 1964 के बाद में इसको डिकपल कर दिया गया और एक साथ अब नहीं आता है, एक दिन पहले आता है। अभी अगर अरविंद सुब्रमण्यम सर के टाइम में आप देखें तो बजट इकोनॉमिक सर्वे 2 वॉल्यूम में आता था, एक वॉल्यूम 1 होता था, एक वॉल्यूम 2 होता था। वॉल्यूम 1 में रिसर्च रहता था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज, कि सरकार को क्या पॉलिसी फॉलो करना चाहिए, अगर जॉब नहीं क्रिएट हो रहा है तो क्या फॉलो करना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, इंपोर्ट को घटाने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डॉक्यूमेंट होता था। और जो पार्ट 2 वॉल्यूम होता था वो यूजुअल इकोनॉमिक सर्वे होता था, जिसमें डेटा होते थे, डेटा क्रंचिंग होता था। तो अब क्या हुआ है, इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे आया है मात्र एक ही वॉल्यूम आया है, और वो एक वॉल्यूम जो है वो बेसिकली ये वाला सेगमेंट है, R&D वाला पार्ट कम है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब देखिए जो भी इकोनॉमिक, अब कितने चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक सर्वे में, तो इस बार जो अपना इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें 11 चैप्टर्स हैं। कितने वॉल्यूम में आया है, एक वॉल्यूम आया है, पहले 2 वॉल्यूम आता था, पर इस बार जो है नंबर ऑफ वॉल्यूम्स जो हैं 1 है। कितने पेज का है, तो पेज आप देखेंगे तो 413 पेज का है, पर अगर अपेंडिक्स वगैरह जोड़ दें तो 443 पेज का है, पर 413 ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। अर्लियर 2 वॉल्यूम्स, अभी एक ही वॉल्यूम क्यों आया है, तो मैंने आपको बताया कि पहले 2 वॉल्यूम रहता था, तो अब वो तो डिपेंड करता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पे कि उनका क्या किस तरह का आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, समय अभाव भी एक चीज़ होता है, तो वो उस चीज़ को देखते हुए पहले 2 वॉल्यूम आता था, अभी एक ही वॉल्यूम आया है। पहले आप देखें तो हमेशा इकोनॉमिक सर्वे का एक थीम होता है, जब 2017-18 में जो पिंक कलर था वो वीमेन एम्पावरमेंट को दिखा रहा था, मतलब वीमेन एम्पावरमेंट के लिए था, वो उसका थीम वीमेन एम्पावरमेंट था। लास्ट ईयर का थीम था कोविड के चलते सेविंग लाइफ्स एंड लिवलीहुड। इस बार का एक जो थीम है वो है यूज ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर ट्रैकिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड डेवलपमेंट। ये वन ऑफ द थीम है इस साल के लिए। तो थीम थोड़ा सा ध्यान आपको रहना चाहिए, क्योंकि जो स्टेट पीसीएस है उनका ये फेवरेट एरिया है कि थीम पूछ लेते हैं, तो ये थोड़ा सा आप पता रखेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप मुझसे पूछेंगे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है कि इकोनॉमिक सर्वे एक टर्म को मेंशन करता है, बारबेल स्ट्रैटेजी और एजाइल अप्रोच। क्या है ये बारबेल स्ट्रैटेजी या एजाइल अप्रोच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें कि पहले जो सिस्टम था उसमें वाटरफॉल मेथड को फॉलो किया जाता था, अब जो है बारबेल स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जा रहा है। वाटरफॉल मेथड क्या, कौन से अगर आप एग्जांपल पूछा जाए तो 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड अपॉन द वाटरफॉल मेथड। क्या है अभी डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो हमारा बजट है, अभी जो इकोनॉमिक सर्वे है, अभी जो पॉलिसीज हैं ऑफ गवर्नमेंट दैट आर प्राइमरली बेस्ड अपॉन द बारबेल स्ट्रैटेजी, और दिस बारबेल स्ट्रैटेजी को ही आप एजाइल अप्रोच कहते हैं। और ये जो अप्रोच यूजुअली आप देखते हैं ना कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है वहां पे भयंकर रूप से यूज होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इस चीज को भयंकर रूप से यूज किया जाता है। अब कैसे यूज किया जाता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए अगर 5 ईयर प्लान में क्या होता है कि आप 5 साल के लिए नीति को तय कर रहे हैं,
मानते हैं कि हमने डिसाइड किया कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, गरीबी को कम करना है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव पहले तय हो गया कि गरीबी को कम करना है। मैं आज यहां पर हूं, 5 साल बाद हम चाहते हैं कि मेरी गरीबी 2%, 10% हो जाए। उदाहरण के तौर पे अभी मानते हैं 50% है, उदाहरण के तौर पे। तो हम 5 साल में क्या करेंगे, वो जो हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आज से, 5 साल के लिए जो हम स्ट्रैटेजी बना लिए, वो स्ट्रैटेजी को आप कहते हैं वाटरफॉल मेथड। हम लोग उसका एनालिसिस कब करेंगे? अब 5 साल बाद करेंगे कि हमने टारगेट को अचीव किया कि नहीं। पर बारबेल स्ट्रैटेजी कहता है कि आप टारगेट को तो आपने फिक्स कर लिया साहब, कि हमको अनएम्प्लॉयमेंट को या जो जॉब 10% कम कर देना है, मतलब 10% गरीबी कर देना है या अनएम्प्लॉयमेंट कर देना है। आज आपने स्टार्ट किया, अब आप 5 साल बाद उसको एनालाइज करने के पहले आप ये करें कि 12 पचे 60 कितना हुआ? 60 महीना। तो इस टारगेट को आप 60 पार्ट में तोड़ दीजिए, ठीक है। और हर एक महीना पे आप देखिए कि टारगेट आपका अचीव हुआ क्या। कैसे आप उसको रीड करेंगे? हमने तोड़ के रखा था कि यहां पर हमको इतना काम हो जाना चाहिए था, एक्स अमाउंट ऑफ काम होना चाहिए था। अगर एक्स अमाउंट ऑफ काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? मानते हैं कोविड आ गया, एक अनफोर्सीन सर्कमस्टांस आ गया जो अनयूजुअल एंड अनफोर्सीन है, जिसको आपने प्रेडिक्ट नहीं किया था। कोविड किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, और आपका जो 1 महीना वाला टारगेट था आपने उसको मिस कर दिया। जब आपने इसको मिस किया तो फिर अब ये भी मिस होगा। सेकेंड वाले टारगेट को मिस नहीं करने देना है। क्यों? यहां से मैंने इंफॉर्मेशन को लिया, और जब बीच में थे तो हमने इंफॉर्मेशन को फीडबैक कर दिया, फीडबैक दे दिया कि भाई देखो कोविड आ गया है, हम अपने टारगेट को मिस नहीं कर रहे हैं। जब टारगेट को नहीं मिस कर रहे हैं तो ये भी टारगेट अब पूरा नहीं होगा। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए हो सकता है कि हमको ज्यादा मैन पावर को डिप्लॉय करना हो, हमको ज्यादा रिसोर्स को मोबिलाइज करना हो, ज्यादा लोगों को मोबिलाइज करना हो, ज्यादा पैसा को मोबिलाइज करना हो। क्यों? क्योंकि हमको एक फीडबैक मिल गया कि भाई कोविड आ गया, कोविड के चलते मेरा ये टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो उस चीज को आप यूटिलाइज करेंगे, ज्यादा ताकत यहां पर लगाएंगे। क्यों? आपको इस टारगेट को मिस नहीं करना है। अगर ये टारगेट मिस किया तो फिर एक फीडबैक लूप देंगे, और हर जगह से आप फीडबैक लेते चलेंगे, प्रतिदिन फीडबैक लेते चलेंगे। और जब प्रतिदिन फीडबैक लेते चलेंगे तो आप इस तरह से उस फीडबैक को कहां से आप लेंगे? आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास एम्पल डेटा हो। एम्पल डेटा इसका प्री रिक्विजिट है। तो हमारे पास अब एम्पल डेटा की कमी नहीं है, क्योंकि हमने सारा चीज को आधार से लिंक कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है डिजिटलाइज हो गया है, इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स हैं, जितना रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज हैं, वो सब चीज़ डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। सारा जो डिजिटल इंडिया की ये सब बेनिफिट है, तो डेटा बहुत अवेलेबल हैं, और डेटा रहेगा तभी ये फीडबैक मैकेनिज्म चलेगा। और जब फीडबैक मैकेनिज्म चलेगा, ये ऑब्जेक्टिव है, हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, हमने एक फीडबैक मैकेनिज्म दिया। जब हम फीडबैक मैकेनिज्म देंगे तो यहाँ पे हम करेक्टिव एक्शन ले लेंगे, और करेक्टिव एक्शन लेंगे तो फाइनली हम अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर लेंगे। और यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कहा जा रहा है कि हमने अपना इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि सरकार ने अच्छा काम इसलिए किया क्योंकि सरकार ने बारबेल स्ट्रेटजी को फॉलो किया, फीडबैक मैकेनिज्म को फॉलो किया, और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया। जबकि 5 ईयर प्लान में ऐसा नहीं होता था। हर 5 साल में एक बार अपने असेसमेंट किया, टारगेट को मिस किया तो मिस किया टारगेट, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म नहीं रहता था। और इसलिए भी फीडबैक मैकेनिज्म नहीं रहता था क्योंकि हमारे पास डेटा अवेलेबिलिटी उतना नहीं था, उतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, बही खाता वाला सिस्टम चलता था। और डेटा का अवेलेबल होना जरूरी है फीडबैक लूप को चलने के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया में हम लोग घुसने वाले हैं वो है ग्रोथ का प्रेडिक्शन क्या किया गया है। अगर आप ग्रोथ का प्रेडिक्शन देखेंगे तो अभी हम लोग रियल जीडीपी की बात करेंगे। क्या होता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, अगला स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पर जो इकोनॉमिक सर्वे है, इंडियन इकोनॉमी को प्रेडिक्ट किया है कि जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट होगा 2021-22 में वो 9.2% होगा, और 8 से 8.5% के बीच में रियल जीडीपी ग्रोथ रहेगा 22-23 में। ये डेटा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूछे तो स्टेट पीसीएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि स्टेट पीसीएस वगैरह यही सब फैक्ट पूछते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इतना ग्रोथ प्रेडिक्शन किया गया है। दूसरी बात यह है कि इतना ग्रोथ आखिर में इकोनॉमिक सर्वे ऐसे ही तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन सम क्वांटिफाइबल डेटा। इसलिए क्योंकि वैक्सीन कवरेज हमारा बहुत तगड़ा रहा है। जब वैक्सीन कवरेज रहा है तो आप देखेंगे कि जो सेकेंड वाला जो वेव रहा कोविड के चलते, उसमें उतना लॉकडाउन का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वैक्सीन कवरेज के कारण सरकार रिफॉर्म्स कर रही है, लेबर रिफॉर्म्स कर रही है, कुछ लैंड रिफॉर्म्स कर रही है, उसके कारण भी इतना अच्छा ग्रोथ रहेगा। रोबस्ट एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट में अच्छा कर रहे हैं।
तो जब एक्सपोर्ट में अच्छा कर रहे हैं तो ग्रोथ अच्छा ही होना है। हमने बहुत सारे रेगुलेशंस को ईज किया है, जब रेगुलेशंस को ईज किया है तो इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और सरकार का फिजिकल स्पेस बढ़ा है तो सरकार निवेश कर सकती है, सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, रेलवे में इन्वेस्ट करेगी, पुल में इन्वेस्ट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी। क्यों फिजिकल स्पेस अच्छा है? क्योंकि हमारे जीएसटी के कलेक्शंस अच्छे हुए हैं, हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के दोनों कलेक्शंस अच्छे हुए हैं, जो लेटर पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो इन ग्राउंड पे हाई ग्रोथ रेट इकोनॉमिक सर्वे ने प्रेडिक्ट किया है। अगर आप एक चीज़ को देखेंगे जो मैं बाद में आऊँगा, तो आप इस चीज़ को देखिए कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है यूँ गया, पहला इसको बेंट किया मतलब डिप किया, फिर तुरंत राइज किया। इसको जो पहला इकोनॉमिक सर्वे कहता है भी शेप्ड रिकवरी। डाउन किया गया, फिर इकोनॉमी पिक किया, सेकेंड वेव आया, फिर इकोनॉमी डिप किया और फिर इकोनॉमी पिक करके प्री पेंडेमिक लेवल पर आ गया है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो क्या है, आपको स्ट्रक्चर डब्लू के तरह नहीं दिख रहा है, डब्लू शेप्ड? अगर आप ध्यान से देखें तो यही तो हो रहा है, गया, डिप किया, ये गया। जो सुब्रमण्यम साहब थे उन्होंने भी शेप्ड रिकवरी की बात की थी क्योंकि उनके समय केवल फर्स्ट वेव आया था, यहाँ पर थोड़ा सा डिप किया। अगर आप इस डिप को देखें तो सेकेंड वेव वाला जो है उसमें डिप कम रहा है। क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट कम रहा लॉकडाउन का, और फिर पिक किया। अगर आप ध्यान से देखें तो इस बार का जो रिकवरी है इकोनॉमिक सर्वे का वो भी शेप्ड रिकवरी नहीं है, इस बार का इकोनॉमिक सर्वे का डब्लू शेप्ड रिकवरी है। ये किताब इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन नहीं है, पर जब सन्याल साहब अपना इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने हाथ से आकृति बनाई और इशारा किया कि इस बार जो रिकवरी है वो डब्लू शेप्ड रिकवरी है। अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रेडिक्शन हुआ है वो रियल जीडीपी का प्रेडिक्शन हुआ है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या है, और अगर पता भी होगा तो अगर हम लोग फिर से रिवाइज कर ले थोड़ा सा तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। देखिए जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है। जीडीपी फार्मूला तो एक होता है C+I+G+NX, पर हम लोग उतने में नहीं जाएंगे। हम लोग सीधा करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं कि जीडीपी क्या होता है, कि एक अर्थव्यवस्था में कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ और उसका प्राइस कितना है, उस सब को जोड़ दीजिए तो आपको जीडीपी मिल जाएगा। अगर मानते हैं कि 2011-12 में कोई सामान का दाम, मानते हैं कि पूरे इकोनॉमी में मात्र 100 कलम प्रोड्यूस होता था और उस कलम का 11-12 में दाम 10 रुपया था, तो अपना जीडीपी कितना हुआ? 1000 रुपया हुआ। मानते हैं कि अभी जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था मात्र 100 कलम प्रोड्यूस करती है और कुछ नहीं प्रोड्यूस करती है, और उस कलम का दाम महंगाई के चलते, वही कलम मानते हैं कि एक रिनॉल्ट पेन रिनॉल्ट 045 प्रोड्यूस करती है 10, वही रिनॉल्ट 045 कलम इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है, 100 की संख्या में प्रोड्यूस कर रही है, पर महंगाई के चलते उस कलम का दाम हो गया है 15 रुपया। तो अब हमारा जीडीपी कितना हो गया? 1500। जीडीपी क्या बताता है? यह बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि नहीं। तो अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, पर क्या अर्थव्यवस्था बढ़ी है? क्या कोई नया जॉब क्रिएट हुआ है? क्या कोई नया एम्प्लॉयमेंट हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वही तो 100 आइटम प्रोड्यूस हो रहा है, बस उसका दाम बढ़ गया है, इन्फ्लेट हो गया है चीजें। याद रखिए ये जो प्राइस है ये करेंट प्राइस है, और ये क्या है? ये जो हमने प्राइस कब लिया? एक मान लिया कि 11-12 मेरा बेस ईयर रहेगा, तो ये बेस ईयर प्राइस है। ध्यान रखिए ये जो अभी आपने प्रोड्यूस किया और जो कैलकुलेट किया, इसको आप नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, और ये जो आपने किया ये रियल जीडीपी कहते हैं। याद रखिए रियल जीडीपी क्या है और नॉमिनल जीडीपी में अंतर क्या है। आप जो नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है और इसमें आपने इन्फ्लेशन को हटा दिया है, मतलब ये जो है रियल जीडीपी इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। तो जो नॉमिनल जीडीपी क्या है? ये साइज ऑफ द इकोनॉमी बताता है, पर वास्तव इकोनॉमी का कंडीशन, जो वास्तविकता है, वो रियल जीडीपी बताता है, और ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए यही दोनों में अंतर है कि जो रियल जीडीपी जो है ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है, और ये हमारे लिए एनालिसिस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो बस दिखावा के लिए है नॉमिनल जीडीपी कि मेरा जीडीपी बढ़ रहा है, पर ये ट्रू पिक्चर को नहीं देता है। रियल जीडीपी ट्रू पिक्चर को देता है। रियल जीडीपी तभी बढ़ेगा, मानते हैं कि प्राइस उस समय 10 रुपया था, अभी भी 10
हम मान लेंगे, पर अगर हमारा क्वांटिटी मानते हैं कि 200 हम प्रोड्यूस करने लगे तो हमारा जीडीपी 2000 हो जाएगा, पहले 1000 था। तो इसका मतलब हम जब रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो प्राइस को यहाँ पर रहता है, इसको फिक्स मान लेते हैं बेस ईयर के हिसाब से। तो ये हमें क्वांटिटी में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, क्वांटिटी में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है मतलब नया निवेश हुआ होगा, नया जॉब क्रिएट हुआ होगा, और इकोनॉमी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी को देता है। अब आगे बढ़िए। हमने बताया कि डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी है, जो पहला फेज था वो भी शेप्ड रिकवरी था, पर याद रखिएगा जो मोस्ट ऑप्टिमल रिकवरी होता है वो जेड शेप्ड रिकवरी होता है। ये बहुत ही आपको ध्यान रखना होगा। जेड शेप्ड रिकवरी होता क्या है, ये कुछ नहीं है, ऐसे जेड शेप्ड रिकवरी रहेगा। ये लेवल है, पहला डिप किया, खट से उठा और फिर चला गया, ये है प्री पेंडेमिक लेवल। अपना कोविड के हिसाब से मैं बता रहा हूं, प्री पेंडेमिक लेवल है। इकोनॉमी डिप किया है, एकदम इमीडिएट राइज करता है और फिर जो है डिप करके पुराना जो प्री पेंडेमिक लेवल है उसको पकड़ लेता है। तो मोस्ट ऑप्टिमल जो माना जाता है वो जेड शेप रिकवरी को माना जाता है, पर अभी हमारे पास डब्ल्यू शेप रिकवरी है। इसको आप होमवर्क है, आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। बहुत सारी रिकवरी हैं, के शेप रिकवरी है, एल शेप रिकवरी है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत यू शेप रिकवरी है, तो मैं सब बताने लगूंगा तो फिर वो स्टैटिक पार्ट में इंटर कर जाएंगे, तो इसके बारे में आप और पढ़ लीजिएगा। पर ये यहाँ पे बताना आपको जरूरी था कि सबसे ऑप्टिमल और सबसे जो अच्छा रिकवरी होता है उसको जेड शेप रिकवरी कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं फिजिकल स्पेस पे। अगर आप देखिए कि क्या फिजिकल स्पेस प्रोजेक्टेड फिजिकल डेफिसिट फॉर द 2022 वाज 6.8% ऑफ द जीडीपी। ये प्रोजेक्ट किया गया था कि 2022 में बजट में कि 6.8% जीडीपी रहेगा और इट इज एम टू रिड्यूस टू 4.5% बाई 2025-26। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट फॉर्मूला के जाने के बजाय आप इसको देखें तो इट टेल्स अबाउट द बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट को कितना उधार मांगना पड़ेगा। मानते हैं कि हमारी आमदनी 100 रुपया है, हमारा खर्चा 150 रुपया है, जो 50 रुपया हम बोरो करेंगे वही कहलाता है फिजिकल डेफिसिट। वो टेक्निकल टर्म ऑल और कुछ है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, ऐसे करके है। फिर प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा कि फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, पर वो स्टैटिक पार्ट है। आप अगर समझे तो इट टेल्स अबाउट द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमारा टारगेट था कि 6.8% ऑफ द जीडीपी रहेगा एंड एम टू रिड्यूस 4.5% बाई 2025-26। और इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि हमारी अर्थव्यवस्था ये जो टारगेट है इसको अचीव कर लेगी। क्यों अचीव कर लेगी? क्योंकि जो रेवेन्यू रिसीट हुआ है वो 67.2% से बढ़ा है। जीएसटी का टैक्स, जीएसटी बहुत इंक्रीज हुआ है, ठीक है। आप इस तरह से देखें तो अभी डिसइन्वेस्टमेंट अभी एलआईसी का होना है, अभी आपने देखा कि एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह होना है, तो सरकार के पास बहुत पैसा आने वाला है। जब सरकार के पास बहुत पैसा आने वाला है तो सरकार ने जो टारगेट किया है 6.8% का, इसको सरकार अचीव कर लेगी डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, रेवेन्यू रिसीट के थ्रू और सब रिफॉर्म्स के थ्रू। और जो हमने टारगेट किया है 4.5% को हम पहुंचना है 2025-26 में, इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि उसको भी हम लोग अचीव कर लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ आता है कि इन्वेस्टमेंट टू द जीडीपी रेशियो जो है वो 29.6% है 2021-22 में। क्या है इन्वेस्टमेंट टू द जीडीपी? अगर इन्वेस्टमेंट टू द जीडीपी आप देखेंगे तो ये बताता है कि व्हाट पार्ट ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी इज इन्वेस्टेड बैक। अगर 29.6% का मतलब अगर हमारा इन्वेस्टमेंट टू द जीडीपी है, मतलब हम देखिए जितना ये ज्यादा वैल्यू रहेगा, मोर इज द वैल्यू। अगर ये वैल्यू कम है इसका मतलब हो रहा है कि वी आर नॉट क्रिएटिंग जॉब्स, हम जॉब्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो हम जो इन्वेस्टमेंट मतलब जीडीपी को, सब जीडीपी को हमारा कंजम्पशन के बेसिस पे नहीं आ रहा है। ये बता रहा है कि वो पार्ट ऑफ द जीडीपी जो इन्वेस्टमेंट के रूप में आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट के रूप में आ रहा है वो अगले साल के जीडीपी में फिर काउंट होगा, अगले साल के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, अगले साल के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। तो इन्वेस्टमेंट टू द जीडीपी रेशियो ये बताता है कि हम भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं, भविष्य के ग्रोथ के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है।
अगर आप पूछेंगे कि इन्वेस्टमेंट टू द जीडीपी इतना आखिर में पहले से तो बढ़ा है, अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देखें जो कि इसी का पार्ट है, तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का इंक्रीमेंट 15% हुआ है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब होता है कि जो कैपिटल एसेट्स में आपने इन्वेस्ट किया है। तो कहां पे आपने इन्वेस्ट किया है? रेलवे में किया है, पोर्ट में किया है, रोड में किया है। अगर आप देखें कैसे आप सब्सटेंशिएट करेंगे कि 19-20 में एक दिन में 28 किलोमीटर रोड बनता था, 20-21 में 36 किलोमीटर रोड बन रहा है एक दिन में। इसका मतलब क्या हुआ कि रोड सेक्टर में हमने ज़्यादा इन्वेस्ट किया होगा, हमने ज़्यादा इफेक्टिवली काम किया होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ा होगा। तो 28 किलोमीटर जो एक दिन में रोड बनता था, अब 36 किलोमीटर एक दिन में रोड बन रहा है। इसका मतलब सरकार, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जितने भी एजेंसीज हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल में। और यही चीज़ आप पा रहे हैं कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का जो कैपिटल एसेट्स जो है उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसके चलते इन्वेस्टमेंट टू द जीडीपी रेशियो इंक्रीज किया है, 29.6% हो गया है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। पर ध्यान रखिए कि इन्वेस्टमेंट टू द जीडीपी रेशियो का आइडियल वैल्यू 40% से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये वो पार्ट ऑफ द जीडीपी है जिसको आप इन्वेस्ट कर रहे हैं टू क्रिएट मोर जीडीपी इन द फ्यूचर। आर यू ट्राइंग? इट इज दैट पार्ट ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमी दैट इज इन्वेस्टेड बैक इन द इकोनॉमी टू क्रिएट मोर जीडीपी इन द फ्यूचर। तो हमारा जीडीपी रेशियो 40, जीडीपी इन्वेस्टमेंट टू द जीडीपी 40 से ऊपर होना चाहिए। अगर अच्छे अर्थव्यवस्था को देखेंगे सिंगापुर वगैरह का तो 45% तक है। तो इस चीज़ पे हमको और वर्क करने की हम लोगों को जरूरत है। पर ये डेटा आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये वाला डेटा भी आप ध्यान रखिएगा, रोड वाला स्टेट पीसीएस पूछ सकता है। अब बार बार आप देखे होंगे कि एक बहुत हल्ला मचा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। आखिर में जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है वो अचीवेबल है भी कि नहीं? हमने आपको बताया कि इकोनॉमिक सर्वे इन चीज़ों पर डिस्कस करता है कि आपको जो टारगेट दिया गया है उस टारगेट को आपने हिट किया कि नहीं, उसको हिट किया कि मिस किया। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात हुई थी, जो प्रधानमंत्री जी ने किया था, वो कहा था कि 20, 24, 25 तक हम भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। अब इकोनॉमी सर्वे कहता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए भारत को अभी 1.4 ट्रिलियन पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना होगा। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेंगे तो आप एक कैपिटल एसेट फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर ये वैल्यू और बढ़ेगा। अगले इकोनॉमिक सर्वे में पाएंगे कि ये वैल्यू और बढ़ेगा। आपका जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है इसका ग्रोथ और होगा। तो इसी तरह से चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो 1.4 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? रोड आएगा, रेलवे आएगा, ब्रिज आएगा, इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना होगा। एग्रीकल्चर, लेकिन जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा उतना अच्छा अपनी अर्थव्यवस्था के लिए है। अगर सबसे अच्छा जगह है जहां इन्वेस्ट किया जा सकता है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। बांध बनाया जाए, डैम बनाया जाए, तो ये बहुत ही एक अच्छा सेक्टर रहेगा। पर ये बात मतलब ब्लैंक है कि इसमें कुछ सच्चाई भी है। सरकार ने कुछ स्टेप्स भी लिया है। तो सरकार ने नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन क्रिएट किया है। नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन के थ्रू 111 लाख करोड़ निवेश करने की बात हुई है। अगर आप इसको डॉलर के टर्म में देखें तो 1.5 ट्रिलियन निवेश करने का टारगेट है। कब तक निवेश करने का टारगेट है? 2025 तक हम 1.5 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने की होप रखते हैं। और हमें ज़रूरत कितना पड़ेगा? 1.4 ट्रिलियन का। तो इकोनॉमिक सर्वे फिर कहता है कि $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी अगर सरकार इतना इन्वेस्ट कर देगी इंफ्रास्ट्रक्चर में तो अचीव कर लेगी। अचीवेबल चीज़ है। जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्राइकिंग फीचर इस बारे अपने देश के लिए है वो है स्टार्टअप इंडिया। आप देखें तो भारत एक स्टार्टअप हब बन चुका है। स्टार्टअप हब के रूप में आप देखें तो भारत जो है विश्व में 3rd लार्जेस्ट हब ऑफ स्टार्टअप बना हुआ है। बेंगलोर है, दिल्ली है, नोएडा है, गुड़गांव है। सबसे 1 नंबर पर कौन है स्टार्टअप हब के रूप में? अगर आप देखें कि पूरे विश्व में कौन है तो यूनाइटेड स्टेट्स है, 2 पर चाइना है और 3 पर भारत आ चुका है। कैसे स्टार्टअप हब के रूप में बन चुका है? तो याद रखिए कि 2021 में भारत में 44 नए यूनिकॉर्न कंपनीज बनी। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होता है? वो कंपनी जिसका वैल्यूएशन जो है 1 बिलियन से $1 बिलियन से ज़्यादा होता है। तो 44 नए कंपनी जो हैं यूनिकॉर्न बने हैं 2021 में। और अगर टोटल यूनिकॉर्न की संख्या देखी जाए तो टोटल यूनिकॉर्न की संख्या अब 83 हो गई है। जब कोई कंपनी यूनिकॉर्न बनती है तो इसका मतलब कि इन्वेस्टर उसमें, मतलब वो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, उसका भविष्य बहुत ब्राइट है, बहुत जॉब क्रिएट कर रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आखिर में
अगर आप देखें कि पहले कितने कंपनी 2016-17 में आप देखें तो जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे उनकी संख्या मात्र 733 था, पर अभी जो उनका संख्या 21-22 में अगर आप देखें तो उनका संख्या बढ़ के 14,000 हो गया है। जब संख्या इतना ज़्यादा होगा तो भारत तो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप हब के रूप में तो उभरेगा ही। पर ऐसा नहीं है कि जो एक चीज़ और यहाँ पे बताते हैं आपको चले कि जो यूनिकॉर्न वाला जो कंसेप्ट है ये कौन दिया है। तो यूनिकॉर्न वाला कंसेप्ट 2013 में एक इन्वेस्टर हैं जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं एलन ली, उनका आइडिया है। तो एलन ली यूनिकॉर्न की बात करते हैं और उन्हीं का ये आइडिया रहा और यूनिकॉर्न नाम उन्होंने ही कॉइन किया है। तो जो आप स्टार्टअप इंडिया के रूप में देखते हैं तो स्टार्टअप इंडिया, भारत के पास इतने युवा हैं, इतने मेधावी लोग हैं कि भारत को अगर कायदे से आप देखें तो भारत जो डिजर्व करता है वो फर्स्ट पोजीशन डिजर्व करता है। अभी भी हमारे यहाँ इनोवेशन को रजिस्टर कराने में, कॉपीराइट कराने में बहुत वक्त लगता है। यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। कोई चीज़ को कॉपीराइट करने में भारत में 42 महीना लगता है, पर अगर आप जापान में देखें तो वो काम 15 महीना में हो जाता है। तो इस तरह का जो लैग होता है उससे इन्वेस्टर नाराज़ होता है, इन्वेस्टर दुखी होता है। तो इस पर और हमें काम करने की ज़रूरत है। जब हम इस पर काम करेंगे तो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला जो इंडेक्स है उसमें भी अच्छा करेंगे और हमारा इकोनॉमी अच्छा ग्रो करेगा और इन्वेस्टर हमारे इकोनॉमी में आकर इन्वेस्ट करना पसंद करेगा। तो ये आपके एग्जाम के लिए स्टार्टअप वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। एक और चीज है, आर वी ऑन द ब्रिंक ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अभी आप कुछ नेता लोग को देखें तो बोलता है कि भारत में जनसंख्या कानून लाने की जरूरत है, पर सच्चाई ये है कि भारत में जनसंख्या कानून लाने की, लोग बोलता है कि पॉपुलेशन विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, पर इकोनॉमी सर्वे कहता है कि भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट जो है अब 2 हो गया है। 2019-21 के डेटा के हिसाब से, मैंने बताया आपको पीछे वाला डेटा लेता है, जहां पे नहीं रहता वह और पीछे चला जाता है डेटा लेने में। तो टोटल फर्टिलिटी रेट 2 हो गया है। ये टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि इट इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन born to women in her reproductive साइकिल। अगर मानते हैं कि एक महिला है और एक हस्बैंड है, अंत में इनका डेथ होगा, तो इनको रिप्लेस करने के लिए कम से कम 2 बच्चा होना चाहिए। तो अगर 2 बच्चा रहेगा तो इस पॉपुलेशन को जब ये मर जाएंगे तो उसको रिप्लेस कर देगा। तो अगर आप देखें तो कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, पर यूनाइटेड नेशन कहता है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो होना चाहिए वो 2.1 होना चाहिए, तब जाकर जो पॉपुलेशन है उसको रिप्लेस कर पाएगा। मतलब अगर हमारा पॉपुलेशन अभी देश का 100 है तो 100 पॉपुलेशन को भविष्य में भी 100 रहने के लिए टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए। 0.1 क्यों? मानते हैं कि बच्चा डेथ हो गया, जो कैजुअलिटी फैक्टर को, बच्चा एक्सीडेंट में मर गया, तो उस कैजुअलिटी फैक्टर को कवर करने के लिए 2.1 होना चाहिए, पर जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है उससे भी हमारा कम गिर के 2 हो गया है। इसका मतलब कि पॉपुलेशन विस्फोट तो हो ही नहीं सकता, जितना हमारा पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा तो बढ़ ही नहीं सकता। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पॉपुलेशन विस्फोट की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन विस्फोट तब होता जब संख्या 3 होता, 4 होता, पर पॉपुलेशन विस्फोट नहीं होने वाला है और यही टोटल फर्टिलिटी रेट वाला का मतलब है। इसलिए अगर आपसे कोई भविष्य में बात करता है कि भारत पॉपुलेशन विस्फोट की तरफ जा रहा है तो आप बोलिएगा कि आपको समझदारी नहीं है, क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट अपना 2 है। हमारा पॉपुलेशन अब उतना रह भी नहीं पाएगा, वो रिप्लेस्ड भी नहीं हो पाएगा। जो टोटल फर्टिलिटी रेट जापान वगैरह में कम है, इसीलिए आप देखते हैं कि वहाँ पॉपुलेशन भी कम हो रहा है। अब देखिए, व्हाट इज द हेल्थ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ इट्स डेट। आखिर में आप किसी अर्थव्यवस्था का उसका डेट के रूप में ही आप देखेंगे कि उसका डेट कितना है। तो 2019-20 में भारत सरकार ने जो डेट था भारत सरकार पे वो 49.1% था, पर कोविड के समय आपको पता है फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है, सरकार बोरो ज़्यादा करती है और अब भारत सरकार का डेट हो गया है 59.3%। डेट बढ़ा है, पर अब ये प्रश्न बनता है कि इज़ दिस डेट सस्टेनेबल और नॉट। देखिए, पिछले इकोनॉमिक सर्वे को आप पढ़ेंगे तो ये बताता है इकोनॉमिक सर्वे कि अगर जो डेट का बढ़ने का रेट है, अगर वो इकोनॉमी के ग्रोथ रेट के बराबर है या उसी के आसपास है तो वो डेट सस्टेनेबल होता है। इस पर देखिए, ये मेंस का टॉपिक है
और इस पर हम लोग फुल डिटेल में कभी डिस्कस कर लेंगे, पर उस चीज़ को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि डेट सस्टेनेबल होता है कि नहीं, ये 59% सस्टेनेबल है कि नहीं। पर अगर चाइना वगैरह का देखें तो 150-150% का डेट है और वो सस्टेनेबल है, क्योंकि उनका ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है। अगर आप एग्जैक्टली देखें तो 132% के आसपास डेट है चाइना का, या 125% है। तो वो चीज़ सस्टेनेबल है कि नहीं वो अलग पहलू है, पर आप ये दोनों डेटा याद रखेंगे कि अभी 59.3% हो गया है। अब फॉरेक्स रिजर्व वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो भारत जो है फॉरेक्स रिजर्व के मामले में 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व हो गया है भारत के पास। मतलब जितने जो फॉरेन एक्सचेंज भारत रखता है, अब पूरे विश्व में हम लोग 4थे स्थान पर हैं फॉरेक्स रिजर्व के मामले में। तो ये बहुत ही एक सुखद भी है। क्यों? क्योंकि हमें ये एक कशन प्रोवाइड करता है। अब जो निवेशक हैं उसको हमारे इकोनॉमी में एक आस्था प्रकट होती है कि भारत सरकार तो कभी डिफॉल्ट कर ही नहीं सकती है। क्यों नहीं डिफॉल्ट कर सकती है? क्योंकि भारत सरकार के पास पैसा का कमी नहीं है, भारत सरकार के पास फॉरेक्स रिजर्व बहुत है, और जब फॉरेक्स रिजर्व बहुत होता है तो याद रखिए आरबीआई इंटरवीन भी कर सकता है। कहाँ इंटरवेन करेगा? जब आपका जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करता है, तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करेगा तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, हमारा एक्सपोर्ट तो बूस्ट होना चाहिए, तो वहाँ पे आरबीआई इंटरवेन कर सकता है अगर फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा रहता है तो। और फॉरेक्स रिजर्व टेल्स अबाउट द माइट ऑफ द इकोनॉमी, हमारी ताकत क्या है, माइट ऑफ, इट गिव्स एश्योरेंस टू द इन्वेस्टर्स। और जो लोन वगैरह लेके रखे हैं आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से जो भी लोन थोड़ा बहुत लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, तो उनको एश्योरेंस प्रोवाइड करता है ये इकोनॉमी तो बहुत ही स्ट्रांग है, इनके पास पैसे की कमी नहीं है। तो अगर आप देखें तो डॉलर 633.6 है दिसंबर 31, 2021 तक, और हमारा 4th लार्जेस्ट रिजर्व है। अगर सबसे 1 पर देखें तो सबसे ज़्यादा चाइना के पास है, 2 के पास जापान है, 3 पे स्विट्जरलैंड है, और 4 पर अपना प्यारा भारत है। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ग्रोथ ऑफ द वेरियस सेक्टर आप देख लीजिए कि ग्रोथ ऑफ द वेरियस सेक्टर क्या रहा है। तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का ग्रोथ देखिए तो 3.9% रहा है, इंडस्ट्री का ग्रोथ 11.8% रहा है, सर्विस का ग्रोथ 8.2% रहा है। तो ये आपको डेटा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। एग्रीकल्चर क्यों अच्छा ग्रो किया है? हमारा मॉनसून अच्छा रहा है, ठीक है। तो मॉनसून अच्छा रहा है तो एग्रीकल्चर तो डायरेक्टली उसी पर डिपेंडेंट है। और इंडस्ट्री कैसे अच्छा ग्रोथ किया है? तो अगर आप इंडस्ट्री का ग्रोथ देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक होता है। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 17.4% का ग्रोथ रजिस्टर किया है अप्रैल नवंबर क्वार्टर में 2021 में। जो आईआईपी है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो सीएसओ देता है, सेंटर फॉर स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और आईआईपी जो है ये 8 कोर इंडस्ट्रीज के परफॉर्मेंस को मेजर करता है। और उस 8 कोर इंडस्ट्री में अगर आप ये स्टैटिक का पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो है रिफाइनरी को वेट असाइंड है 28.03%। तो आप देखते हैं कि आईआईपी भी बढ़ता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ता है, कोर इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होता है, तो आप देखते हैं कि इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है। अगर आप क्यों इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है? सरकार बहुत सारा स्कीम लेकर आई है, जैसे पीएलआई स्कीम लेकर आई है, एमएसएमई के लिए स्कीम्स लेके आई है, वेंडर्स के लिए स्कीम लेके आई है, एक्सपोर्ट इंसेंटिवाइजेशन स्कीम्स लेके आई है। तो बहुत सारी स्कीम्स लेके आई है, मुद्रा के थ्रू लोन्स बहुत दी है, बहुत सारा लोन माफ़ हुआ है, और बैंक बहुत सारे जो बैंकिंग इंसॉल्वेंसी कोड वगैरह लेके आई है, उसके चलते आप देखते हैं कि नए नए थोड़े निवेश हुए हैं और इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है। अगर आप सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहा है। जो ह्यूमन वाला है, जैसे होटल है, बस है, ये सब बहुत इफेक्टेड रहे हैं, पर फिर भी इसका ग्रोथ हुआ है। पर इसका जो ग्रोथ हुआ है प्राइमरली एफडीआई के चलते हुआ है, विदेशी निवेश के चलते हुआ है। क्योंकि भारत में जितने भी विदेशी निवेश हुए हैं 54% जो विदेशी निवेश हैं वो सर्विस सेक्टर में हुए हैं। वो अलग बात है होटल्स में नहीं हुए हैं, जहाँ पे ह्यूमन कॉन्टैक्ट है वहाँ पे नहीं हुआ है कोविड के कारण, पर 54% जो इन्वेस्टमेंट एफडीआई का है वो सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट रहा है। अगर आप उसको डेटा के टर्म में देखें तो डॉलर 16.7 बिलियन इन्वेस्ट हुआ है सर्विस सेक्टर में। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये नंबर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ये नंबर को भी ध्यान मत रखिएगा, आप 3.9% रखिए, 11.8% रखिए और 8.2% रखिए, बहुत ज़्यादा रहेगा। अब आप हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में चलें। इन्फ्लेशन जो कि महंगाई, जो सीपीआई है, जो
CPI का जो इन्फ्लेशन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का वो 5.2% है 21-22 में। हमें ध्यान रहना चाहिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा निर्धारित किया गया था, वो कहता है कि 4 ±2% रहना चाहिए CPI इन्फ्लेशन, मतलब 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। इकोनॉमी सर्वे कहता है कि 5.2% है, इसका मतलब कि हम अपने रेंज में हैं और सब चीज़ ठीक चल रहा है। पर जो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो डबल डिजिट में चला गया है। पहले 0% था, उसके पहले नेगेटिव था, पर अभी डबल डिजिट में चला गया है। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न जरूर है। अगर आप CPI और WPI का बेसिक डिफरेंस देखें तो WPI पूरा कमोडिटी बेस्ड है, पर CPI में क्या है कि कमोडिटी भी है और सर्विसेज भी आता है। तो CPI को आप हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं, ठीक है, और इसी को हम लोग यूज करते हैं इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए। लेकिन एक चीज क्या है कि कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि CPI की जगह भविष्य में भारत को कोर इन्फ्लेशन को टारगेट करना चाहिए। कोर इन्फ्लेशन होता है CPI इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड फ्यूल। क्यों फ्यूल? क्योंकि ये जो कोर इन्फ्लेशन हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को वास्तविक बताएगा, क्योंकि आप फ्यूल का दाम बढ़ेगा तो फ्यूल पर CPI डिपेंड करता है, फूड पर डिपेंड करता है, फुटवियर पर, क्लॉथिंग पर, फ्यूल एंड लाइट पर, 5 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, उसमें फूड और फ्यूल एंड लाइट भी है। तो फ्यूल का दाम तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होता है, वो इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करता है। तो इसलिए कुछ लोग अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत को कोर इन्फ्लेशन को टारगेट करना चाहिए। कोर इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स माइनस फूड और फ्यूल को घटा दीजिए तो आपको कोर इन्फ्लेशन मिलता है। फूड भी हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो तो मॉनसून पर डिपेंड करता है, वो हमारे हाथ में नहीं है, सप्लाई चेन पर डिपेंड करता है, इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से कोर इन्फ्लेशन को कहा गया है टारगेट करने के लिए, पर हमारी जो अर्थव्यवस्था है अभी भी CPI को टारगेट करती है। सॉरी, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ द ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस, ये भी आपको बता रखे हैं। क्यों हमने हमारा जो इन्फ्लेशन इतना है 5.2%, वो बेसिकली क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ता है उसके कारण हुआ है। इफ़ नॉट कर्टेल्ड इट विल इम्पैक्ट द रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? अगर मानते हैं इन्फ्लेशन जो है 6% के मार्क को ब्रीच कर जाएगा, पर RBI का टारगेट क्या है? RBI का टारगेट ये है कि आपको 6% को मैंडेटेड है, RBI एक्ट में अमेंड कर दिया गया है कि आप 6% से ज़्यादा आप इन्फ्लेशन नहीं ले जा सकते हैं या इकोनॉमी में नहीं जा सकता है। अभी RBI क्या किया है कि रेपो रेट को 4% रखा है। जब रेपो रेट 4% है, इसका मतलब जो लोन अवेलेबल है बहुत इजीली अवेलेबल है, चीप अवेलेबल है, जनता को आसानी से लोन मिल रहा है। जब जनता को आसानी से लोन मिल रहा है तो क्या करेगा जनता? इन्वेस्ट करेगा, पंखा खरीदेगा, कूलर खरीदेगा, टीवी खरीदेगा। उद्योगपति क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा, नया प्लांट लगाएगा। जब इन्वेस्ट करेगा तो जॉब क्रिएट होगा, जॉब क्रिएट होगा तो इकोनॉमी ऊपर चढ़ेगी, उफान पर जाएगी। पर अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, 6% के बाहर कर गया, ब्रिज कर गया, तो RBI विल बी फोर्स टू रिड्यूस द रेपो रेट। और जब रेपो रेट RBI मानते हैं रिड्यूस, इसको इंक्रीज करेगा रेपो रेट को, मानते हैं अब रेपो रेट को 6% कर देता है, बढ़ाना पड़ेगा रेपो रेट को। जब 6% पे करेगा तो लोन महंगा हो जाएगा, लोन महंगा होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, प्राइवेट कंजम्पशन घटेगा और अर्थव्यवस्था पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यही RBI का काम है कि एक तरफ उसको ग्रोथ भी देखना है, एक तरफ इन्फ्लेशन भी देखना है और दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाकर चलना है। अब हम लोग इस चीज़ पर आते हैं कि भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन सा पदार्थ को करता है और किस देश से करता है। भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट पेट्रोलियम को करता है, जो कि क्रूड ऑयल है, आपको पता होगा। 2 नंबर पे गोल्ड करता है, 3 नंबर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स करता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या हो गया? ग्रीस हो गया, मोबिल हो गया, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। 3 पर इंपोर्ट करता है पर्ल्स, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स। इंपोर्ट करेगा, वैल्यू ऐड करेगा, फिर बेचेगा। भविष्य में आप आगे देखेंगे कि हम बहुत अच्छे एक्सपोर्टर भी हैं। क्यों? इंपोर्ट किए, वैल्यू ऐड किए, फिर एक्सपोर्ट किए। और 5 पर कोल, ये आप पता रखिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा क्यों करता है, एग्जाम में अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। हम लोग सबसे ज़्यादा कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? तो ये रॉकेट साइंस नहीं है, चाइना से 1 नंबर पे, UAE से, यूनाइटेड स्टेट से। यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं एनर्जी सेक्टर में? अमेरिका से क्या करते हैं? नेचुरल गैस और सेल गैस वगैरह इंपोर्ट करते हैं। UAE से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। 4 पे सऊदी अरबिया है, 5 पे इराक है। ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किससे करते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस देश को करते हैं? सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। 2 पे यूनाइटेड अरब अमीरात को, 3 पर चाइना को, बांग्लादेश, हांगकांग को। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। याद रखिएगा, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं।
क्रूड ऑयल का ही जब रिफ्रैक्शन होता है तो बहुत सारे सब्सटेंस मिलते हैं और उसमें हम लोग वैल्यू एडिशन करके बेचते हैं। हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, 2 पे पर्ल एंड प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन्स करते हैं। हम लोग यहाँ पर देखिए कि हम इंपोर्टर भी बहुत शानदार हैं, 4 नंबर पर सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी करते हैं, पर एक्सपोर्ट उसमें वैल्यू एडिशन करके ज़्यादा करते हैं। और 3 पर आयरन एंड स्टील है, इसके भी हम लोग बहुत ही अच्छे एक्सपोर्टर हैं। अभी भी आपको ध्यान बताते चले कि भारत का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना अब नहीं है, अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो चुका है सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग पार्टनर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। चाइना के साथ भी आप देखें तो हमारा चाइना 2 नंबर पे चला गया है, पर चाइना के साथ हम लोग का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है या बैलेंस ऑफ ट्रेड आप कहिए वो नेगेटिव में होता है। इसका मतलब हो गया कि चाइना के साथ हम ट्रेड तो करते हैं पर हम चाइना के साथ ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। और हमारी अर्थव्यवस्था के हेल्थ के लिए एक्सपोर्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। तो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे इकोनॉमी के हेल्थ के लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। इसीलिए आप देखते हैं कि भारत अभी हाल फिलहाल में कुछ सिक्योरिटी कारक के कारण भी बैन लगाया है, वो जो ऐप्स वगैरह पे, और भी कारण है कि जिसके चलते भारत टैक्स बढ़ाता है, सेफगार्ड ड्यूटी बढ़ाता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है चाइना को, क्योंकि इट वांट्स टू कंटेन, क्योंकि हमारा जो है हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, वो हम पे डंप करते रहता है अपने सामान को, तो उसको कर्टेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप यही देखेंगे कि यही मुख्य कारण रहा है जिसके चलते भारत RCEP को साइन नहीं किया है, रीजनल कम्प्रिहेंसिव जो पार्टनरशिप है RCEP, उसको इसीलिए साइन नहीं किया है क्योंकि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमारे अगेंस्ट है चाइना के खिलाफ। अगर ऐसे हम करेंगे, मानते हैं कि हम 500 रुपया का बिजनेस करते हैं, 500 रुपया का बिजनेस तो करते हैं, पर इस 500 रुपया में हम 200 रुपया का सामान चाइना को बेचते हैं और 300 रुपया चाइना हमारे अंदर आकर बेच देता है, तो हम तो हमेशा लॉस में रह रहे हैं। अगर हम RCEP को साइन कर देते तो हम एक डंपिंग यार्ड बन जाते चाइना का, इसीलिए भारत RCEP को साइन नहीं किया है। ये वन ऑफ द रीजन है, बहुत सारे रीजन्स में एक रीजन ये भी है क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे अगेंस्ट टिल्टेड है। क्यों? अभी भी आप देखिए कि चाइना सबसे बड़ा इंपोर्ट डेस्टिनेशन है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम वहीं से करते हैं। एक चैप्टर है फॉरेस्ट कवर पर, अगर आप फॉरेस्ट कवर वाला चीज़ आप देखते हैं तो ये पाएंगे कि भारत जो है 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड है हमारे पास। 2020 के डेटा के हिसाब से 24% ऑफ आवर जोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड विद द फॉरेस्ट। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरे विश्व का बात करते हैं तो हमारा जो जोग्राफिकल एरिया जहाँ पर फॉरेस्ट है, इट कंप्राइजेज 2% ऑफ द वर्ल्ड टोटल फॉरेस्ट एरिया। द टॉप 10 कंट्रीज अकाउंट फॉर 66% ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा है, 59% है, 2 पर पेरू है, 3 पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। अगर आप इंडियन स्टेट को देखते हैं तो उस पर टॉप करता है मध्य प्रदेश, और ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। Has the with 11% of the India's forest cover had the largest area under the forest in 21, followed by अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। अब हम लोग लास्ट पार्ट में पहुंचते हैं। आपका एक काम ये है कि आप इस चीज़ को पढ़ेंगे कि परख पोर्टल क्या है, इस पे मेंशन किया हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो परख पोर्टल है इसको कौन सा मिनिस्ट्री देता है। ठीक है, कौन सा मिनिस्ट्री देगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वैसे मैं थोड़ा सा आपको बताते चलूँ, इट वाज सेटअप इन जून 2021, और ये जो लेबोरेटरीज़ हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करते हैं, उन लेबोरेटरी को GIS मार्किंग किया गया है, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू मार्किंग किया गया है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट के साथ मिलके। और उससे क्या होगा कि जब प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन अच्छा होगा तो इट इज़ प्राइमरली फोकस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए फोकस्ड है। और इस चीज़ के बारे में ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और फिर मुश्किल होगा, और फिर एक और वीडियो तो हमें कुछ लेटर पार्ट में लाना ही है। अगर आप सोशल सेक्टर के एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं कि सोशल सेक्टर में हमारा क्या एक्सपेंडिचर रहा है, तो सेंटर और स्टेट को मिला लिया जाए, सेंटर प्लस स्टेट कंबाइंड है। आप याद रखिए इसको, आपको परख पोर्टल को आप गूगल करेंगे या इकोनॉमिक सर्वे खोल के पलटेंगे जरूर और इसको आप पढ़ेंगे। सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो सोशल सेक्टर का एक्सपेंडिचर 2014-15 में देखें तो 6.2% था, 21-22 में देखें तो 8.6% है। सोशल सेक्टर में क्या आता है? हेल्थ आएगा, एजुकेशन आएगा, और भी चीज़ें हैं, ये सब सोशल सेक्टर्स में आएंगी, पेंशन्स वगैरह आ जाएगा। तो सब सोशल सेक्टर में आप देखें तो सेंटर और स्टेट दोनों का एक्सपेंडिचर अगर मिलाकर
इकोनॉमिक सर्वे ने कैलकुलेट किया है। पहले 6.2% था, अब 8.6 हो गया है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स इंडिया स्कोर इम्प्रूव टू 66 इन 20 फ्रॉम दिस। ये नीति आयोग जो है सॉरी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको कौन भारत में टैप करता है, किसको जिम्मा दिया गया है? नीति आयोग को दिया गया है कि हम लोग उन पैरामीटर्स पे क्या कर रहे हैं। तो भारत का स्कोर जो है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये डेटा को डाल दिया है। भारत का स्कोर 66 हो गया है 2021 में, 60 के पहले था 19-20 में, नीति आयोग के इंडेक्स के और रेटिंग के अनुसार। एक चीज़ और आप देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये सब प्रोजेक्ट करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 22 में क्या रहेगी, 23 में क्या रहेगी। ये डिफरेंट इकोनॉमी को प्रोजेक्ट करते हैं। उन सब इकोनॉमी में पाया गया है कि एवरेज अगर आप देखें तो 9% के आसपास भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा, और ये भारत जो है पूरे विश्व में लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए कि जितने भी जो डेटा हैं वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह जो प्रेडिक्ट किए हैं कि पूरे विश्व में अगर कोई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा तो वो भारत रहेगा। वो 9% के आसपास है। डिफरेंट अलग अलग प्रेडिक्ट किए हैं, कोई 8% किए हैं, 7%। वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा। इस तरह से मोर और लेस हम लोगों ने सारा इकोनॉमिक सर्वे को कवर कर लिया। हमें और इसका हम लोग और डिटेल जो डिस्कशन है हम लोग बाद में लाएंगे, जो कि मेंस के लिए फोकस्ड रहेगा। ठीक है, मेंस के लिए फोकस्ड रहेगा, उसको हम लोग और लेके आएंगे, और कल हम लोग बजट लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।